यूक्रेन पर रूस का अटैक और इस अटैक के बाद रूस पर लगे दुनिया भर के प्रतिबंधों ने एक नई बहस छेड़ दी है। बहस जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बिल्कुल नहीं है। बहस इस बात की भी नहीं है कि नेटो और अमेरिका पर कोई देश कितना और किस लेवल का विश्वास करे। बहस इस बात की भी नहीं है कि अब यूएन जैसी संस्थाओं का वजूद और अहमियत कितनी रह गई है। दरअसल अपने दौर का सुपर पावर रहा यूएसएसआर और अब का रूस यूक्रेन पर अपना तोप खाना तान चुका है। पुतिन ने यूक्रेन पर एटम बम मारने का भी ऐलान कर दिया है और दुनिया भर के देशों ने रूस पर प्रतिबंधों की बौछार कर डाली है। इस दौरान जिस बात की बहस छिड़ी है वो ये है कि आखिर जिस तरह रूस पर दुनिया ने प्रतिबंध ठोके हैं, जिस तरह से अमेरिकी ऐप्स और अमेरिकी सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों ने रूस पर सैंक्शन लगाया है, जिस तरह अमेरिकी और विदेशी कंपनियां रूस में सर्विस देने से हाथ खींच रही हैं और वहां पर सेवाएं देना बंद कर चुकी हैं, ऐसे हालात में कोई देश क्या करे। बहस इस बात की भी छिड़ी है कि अगर किसी देश का साथ देने या किसी खास देश का साथ ना देने या फिर ऐसी ही किसी स्थिति में भारत अगर फंस जाए और भारत पर भी ऐसी ही पाबंदियां लगा दी जाएं, तो भारतवासी, हमारे देश और हम इसके लिए कितने तैयार हैं। अगर ऐसी स्थितियां हमारे देश के सामने आ जाएं, तो क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? क्योंकि रूस में मास्टर कार्ड ने काम करना बंद किया तो वहां के लोगों की जेबें खाली हो गई। गूगल पे और एप्पल पे ने काम करना बंद किया तो लोगों के पेमेंट होने बंद हो गए। लोग ना तो टॉप अप करा पा रहे हैं, ना तो ग्रोसरी स्टोर का भुगतान कर पा रहे हैं, ना तो मेट्रो टिकट के लिए पेमेंट हो रहा है और ना फॉरेस्ट के लेन देन। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत भी अगर ऐसी ही परिस्थिति में फंसा तो क्या करेंगे हम भारतीय? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि तरक्की की अंधी दौड़ में भागते हुए हम खुद को दूसरों के हाथ की कठपुतली बना चुके हैं। तरक्की करने के चक्कर में आज हर चीज ऑनलाइन है। घर का लॉक बंद करना हो तो वो भी ऑनलाइन। घर का टीवी, फ्रिज, एसी, पंखा वगैरह तमाम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चालू या बंद करने हो तो एलेक्सा या सीरी और ना जाने कितने ही असिस्टेंट्स मौजूद हैं। यहां तक कि दूध मंगाने के लिए भी ऐप है। सब्जियां, खाना पानी, दवा और आप अपनी रोजमर्रा की जरूरत हर चीज को आज ऑनलाइन पा सकते हैं। अपने फोन के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। घर से बाहर निकलें, जेब में बटुआ नहीं हो तो प्रॉब्लम नहीं। किसी ऐसी जगह जाना है जिसका रास्ता आप नहीं जानते तो गूगल मैप लगा लिया और नेविगेट करते पहुंच गए अपनी मंजिल तक। यानी कहा जाए तो जिंदगी के हर हिस्से में अब हमारी निर्भरता ऑनलाइन मीडियम पर बेतहाशा बढ़ चुकी है। इंसान अब मशीनें नहीं चला रहा है, मशीनें इंसानों को चलाने लगी हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर मशीनों वाली हमारी जिंदगी से ऑनलाइन वाली लाइन काट दी जाए तो क्या होगा? यह सवाल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद बेहद सुर्खियों में है और इससे जुड़ा कंटेंट ट्विटर पर बेहद ट्रेंडिंग भी रहा है। क्या हुआ है यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद और क्यों हो रही है इसकी ग्लोबल लेवल पर चर्चा? इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे, लिहाजा वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। और आपको हमारी रिसर्च कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर हमें इस बारे में जरूर बताएं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस वैश्विक तौर पर प्रतिबंधों की बौछार झेल रहा है। यूरोपियन देशों के अलावा ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने और पुतिन को कमजोर करने के लिए दर्जनों प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रूस पर एक तरफा और सामूहिक रूप से कई आर्थिक और राजनयिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका रूस के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का ऐलान कर चुका है। पश्चिमी देश रूस के सेंट्रल बैंक के एसेट को फ्रीज कर चुके हैं। सेंट्रल बैंक के एसेट फ्रीज करने से दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी रूस अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम से अलग थलग पड़ती जा रही है। रूस के खिलाफ सबसे सख्त प्रतिबंध यह है कि उसके 630 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया गया है। इससे रूसी वित्तीय बाजार में हड़कंप मच गया और रूबल की कीमत 30% की गिरावट के साथ रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। लिहाजा रूस ने ब्याज दरों को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया और विदेशियों के सिक्योरिटीज बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले कि आप ये जानें कि ऐसे प्रतिबंधों के लिए भारत कितना तैयार है, आप ये तो जान लीजिए कि आखिर इस तरह के प्रतिबंध किस हद तक घातक हो सकते हैं। जब भी दुनिया की कोई छोटी बड़ी इकोनॉमी आक्रामक होती है या फिर किसी दूसरे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आक्रामक देश पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंधों का सहारा लेकर उसे तोड़ने की कोशिश करती है।
सैन्य तरीके से जवाब देना ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में दुनिया के बाकी देश आर्थिक प्रतिबंधों के साथ राजनयिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी खत्म करने का प्रयास करते हैं। इन प्रतिबंधों को लगाने में यूएनओ के साथ उन देशों का अहम रोल होता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दबदबा होता है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी शामिल होता है। यूएस ट्रेजरी के मुताबिक रूस के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्बरबैंक और वीटीबी बैंक के खिलाफ भी अमेरिकी सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, जिसके कारण रूस की वित्तीय संस्थाएं घुटनों पर आती दिखाई दे रही हैं। रूसी कंपनियां दुनिया में रोजाना 46 अरब डॉलर का लेन देन करती हैं। इनमें से 80% लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है। प्रतिबंधों के बाद रूस की कमर टूट रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस में एटीएम के बाहर लोगों की कतारें लगी हुई हैं। एटीएम काम नहीं कर रहे हैं। जो काम भी कर रहे थे वो अब खाली हो चुके हैं। लोगों को डर है कि रूसी मुद्रा यानी रूबल की कीमत में भारी गिरावट आना तय है। रूस में कोई देश या किसी दूसरे देश की कंपनी निवेश के लिए तैयार नहीं है। जो निवेश करने भी वाले थे उन्होंने हाथ खींच लिया है। देश में निवेश तेजी से गिर रहा है। ब्रिटिश पेट्रोलियम और शेल सहित कई विदेशी फंड्स ने रूस के एसेट्स को फ्रीज कर दिया है। कई लॉ और अकाउंटिंग कंपनियां भी रूस में अपना कामकाज समेट रही हैं, जबकि स्टॉक मार्केट भी 2 दिन से बंद है। इससे रूस में महंगाई चरम पर पहुंचना तय है। निवेश सूख रहा है। करेंसी की कीमत गिर रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन प्रतिबंधों से देश की जीडीपी को 1.5% का झटका लग सकता है और इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। इससे देश में अशांति फैल सकती है। गृह युद्ध तक छिड़ सकता है। रूस पर 2014 से 2018 तक पाबंदियां लगी थी और इससे रूस की जीडीपी को 1.2% का झटका लगा था, लेकिन इस बार इसका ज्यादा व्यापक असर होना तय है। दोस्तों, क्या हो अगर अमेरिका या गूगल या फेसबुक या ऐसी ही कंपनियां भारत पर भी ऐसी ही पाबंदी लगा दें? ऐसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत की अदावत पाकिस्तान और चीन से किस लेवल तक है ये दुनिया जानती है और पाकिस्तान के साथ अमेरिका का याराना किसी से छिपा नहीं है। अगर भविष्य में चीन के बहकावे में आकर पाकिस्तान भारत के साथ जंग छेड़ दे या फिर भारत को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़े और अमेरिका या अमेरिकी कंपनियां भारत के खिलाफ हो जाएं, तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले आप कुछ आंकड़ों पर नजर डालें। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग रिपोर्ट कहती है कि आईटी सेक्टर में पहले नंबर पर एप्पल है। इसकी मार्केट वैल्यू इस समय 355.1 अरब डॉलर है। वहीं दूसरे नंबर पर 350.3 अरब डॉलर की वैल्यू अमेजॉन और 263.4 अरब डॉलर के साथ गूगल लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। ये तीनों ही अमेरिकी कंपनियां हैं। चौथे नंबर पर 184.2 अरब डॉलर के साथ माइक्रोसॉफ्ट और 111.9 अरब डॉलर के साथ वॉलमार्ट 5वें नंबर पर है। ये दोनों भी अमेरिकी कंपनियां ही हैं। लिस्ट में 6ठे नंबर पर दक्षिण कोरिया की सैमसंग है। वहीं 7वें नंबर पर फिर से एक और अमेरिकी कंपनी फेसबुक है, जिसकी वैल्यू 101.2 अरब डॉलर है। 10वें नंबर पर भी अमेरिकी कंपनी है, यह है वेरिजॉन, जिसकी वैल्यू 69.6 अरब डॉलर है। यानी दुनिया में आईटी सेक्टर की टॉप 10 कंपनियों में 7 अमेरिका की हैं। यानी अमेरिका का दबदबा ये कंपनियां किसी न किसी रूप में दुनिया पर कायम करा रही हैं। अमेरिका इन्हीं के दम पर दूसरे देशों पर दादागिरी चलाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मोदी सरकार की अगुवाई में अमेरिका की इसी दादागिरी को बहुत पहले ही भांप लिया गया था। मोदी की दूरदर्शिता ही थी कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेडिकल, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, करेंसी समेत हर वो चीज स्वदेशी बनाने पर जोर दिया जिसके बूते दूसरे देश भारत को आंख दिखाने की जरूरत कर सकते थे। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि किसी देश को मदद करने या फिर पाकिस्तान से जंग के हालात में अगर अमेरिका भारत पर ऐसी ही पाबंदियां थोप देता और हमारे पास भी इसका कोई वैकल्पिक रास्ता या इसकी वैकल्पिक व्यवस्था ना होती तो क्या होता? फर्ज कीजिए कि अगर अमेरिका ने भारत में गूगल सर्विसेज बंद कर दी तो कैसे आप गूगल पे का इस्तेमाल करेंगे? कैसे आप परचून की दुकान पर पेमेंट करेंगे? कैसे आप सुपरमार्केट से खरीदारी करेंगे? कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे? इतना ही नहीं, अगर गूगल मैप नहीं होगा तो आप बेधड़क होकर कैसे इस विश्वास के साथ किसी जगह से निकलेंगे कि आप रास्ता नहीं भूलेंगे और अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे? कैसे आप एंड्रॉयड फोन्स का इस्तेमाल कर पाएंगे? कैसे एंड्रॉयड फोन यूजर्स इमरजेंसी में किसी अपने को कॉल करेंगे? इतना ही नहीं, एप्पल सर्विसेज भी अमेरिका की ही हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि एंड्रॉयड सिस्टम बंद हो जाए तो भी आप तो काम कर ही लेंगे, तो आप गलत है। एप्पल रिलेटेड सर्विसेज भी अमेरिका के एक इशारे पर बंद हो सकते हैं। ऐसा हुआ तो सिरी भी आपका कोई कहना नहीं मानेगी।
आप न तो जोमेटो या स्विगी से खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे और न ही इन ऑर्डर्स का पेमेंट ही कर पाएंगे, और एलेक्सा बेस्ड तमाम सर्विसेज भी धरी के धरी रह जाएंगी। दोस्तों, इतना भर भी होता तो ठीक था। अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। तकनीक के मामले में उसका कोई सानी नहीं है। अगर वो इस क्षेत्र में भी हाथ खींच ले तो क्या होगा भारत का? अगर वीजा या मास्टर कार्ड अमेरिका बंद कर दे तो फिर कैसे आपके एटीएम कार्ड काम करेंगे और कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे? यानी दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में चीन की तरह अमेरिका और अमेरिकी कंपनियों की घुसपैठ पूरी दुनिया में हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने जैसे रूस के साथ किया, वैसा ही वो अगर भारत के साथ करे तो क्या होगा? उन परिस्थितियों से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं? तो इस सवाल का जवाब आपको हम दिए देते हैं। अव्वल तो अमेरिका रूस की तरह भारत के साथ इस तरह की हिमाकत कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या चीन के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है और भारत के रूप में अमेरिका को एक बड़ा बाजार मिलता है। भारत को अपनी सर्विसेज देने के एवज में अमेरिका भारी भरकम कमाई भी करता है। भारत के साथ 2021 में अमेरिका का व्यापार 113 अरब डॉलर का रहा था। इसके उलट रूस के साथ ये स्थिति नहीं है। साल 2021 में अमेरिका और रूस के बीच व्यापार केवल 34.4 अरब डॉलर का रहा था। लिहाजा अमेरिका के लिए भारत पर रूस पर लगाई गई पाबंदियां जैसा कुछ भी करने की सोचना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत का बाजार अमेरिका के लिए रूस के बाजार की तुलना में 4 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर अमेरिका ने भारत पर पाबंदी लगाई तो उसे भी तगड़ा नुकसान होगा, लेकिन अगर फिर भी भारत के साथ अमेरिका रूस की तरह प्रतिबंध लगाने जैसा कोई कदम उठाता भी है तो इसका भी इंतजाम पीएम मोदी ने बहुत पहले ही कर दिया था। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने 6 साल पहले ही यानी 30 दिसंबर 2016 को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए विशुद्ध रूप से भारतीय यूपीआई सर्विस भीम लॉन्च किया था। भीम ऐप को भारत सरकार के अंतर्गत नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। गूगल पे, अमेजॉन पे जैसे विदेशी सर्विस प्रोवाइडर भी यूपीआई के जरिए ही फंड ट्रांसफर करते हैं। यानी अगर भारत के साथ अमेरिका ने ऐसी कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की या फिर गूगल पे को बंद किया तो भारत की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा 130 करोड़ का कस्टमर बेस खो देने का अमेरिका को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में अपने सिस्टम पर लगभग हर देश को निर्भर बना दिया है और वो अपना एक क्षत्र साम्राज्य कायम करके मनमानी शर्तें मनवाता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की यूपीआई, भीम और रूपे ने मास्टर कार्ड और वीजा का भी दबदबा खत्म कर दिया। और अब इस बजट में घोषणा के अनुसार आरबीआई का डिजिटल रुपया भी आ चुका है। अमेजॉन पे, गूगल पे जैसी अमेरिकन पेमेंट कंपनियों की सेवाएं रूस में बंद होने से वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि पुतिन इस मोर्चे पर बैकअप नहीं बना सके थे। लिहाजा डिजिटल पेमेंट के आदी होकर वहां के ज्यादातर लोगों ने कैश रखना छोड़ दिया। ऐसे में पेमेंट सर्विस बंद होने से गंभीर समस्या पैदा हो गई है। रूस के मेट्रो स्टेशन समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, जबकि भारत की मोदी सरकार द्वारा अपना पेमेंट सिस्टम तैयार करने के निर्णय की दुनिया तारीफ तो कर ही रही है, साथ ही मोदी की इस दूरदर्शी सोच के भी सभी कायल हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए गूगल सर्च इंजन, गूगल मैप्स, यूट्यूब और फेसबुक समेत तमाम सर्विसेज की, तो भारत के पास अपने खुद के दर्जनों स्वदेशी सर्च इंजन और टूल्स इस कमी को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इस दिशा में भी भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर है, जबकि भारत को सेवा देना अमेरिकी कंपनियों के लिए कमाई का बड़ा जरिया है। हमारी उन पर निर्भरता से ज्यादा उनकी हम पर निर्भरता है। इतना ही नहीं, भारत के पास अपना खुद का जीपीएस सिस्टम मौजूद है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद अब भारत चौथा ऐसा देश है जिसके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। लेकिन भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? गूगल मैप तो था ही। ये सवाल कई लोग पूछ सकते हैं। इस सवाल का जवाब छिपा है पाकिस्तान के साथ साल 1999 में हुई कारगिल की जंग में। जब 1999 में पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल में पोजीशन ली थी तो भारतीय सेना ने जो पहली चीज मांगी थी वो थी इस क्षेत्र के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस डेटा। अमेरिकी सरकार द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम महत्वपूर्ण जानकारी तो दे सकता था, लेकिन अमेरिका ने भारत को इससे इनकार कर दिया। इसके बाद भारत ने अपना खुद का जीपीएस बनाने की ठान ली। भारत का देसी जीपीएस यानी नाविक, जिसे अंग्रेजी में नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन कहते हैं, ये 9 सैटेलाइट वाला एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने विकसित किया है। इस सैटेलाइट समूह की मदद से भारत अपने अंतरिक्ष से भारत और इसके आसपास के 1500 किलोमीटर के दायरे में स्थित देशों में पोजीशनिंग सर्विस मुहैया कराता है। अब ये सिस्टम हमारे मोबाइल फोन में गूगल मैप की जगह इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो अब सारे ऐप्स जिनका काम नक्शे की बदौलत होता है, जैसे डिलीवरी, कैब आदि, उनके लिए अब भारतीय नेविगेशन सिस्टम यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये जीपीएस से भी ज्यादा सटीकता से काम करता है और हमें ज्यादा सही जानकारी देता है। डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए मोदी ने भारत में ही मेक इन इंडिया की ड्राइव चला रखी है।
आत्मनिर्भर भारत के जरिए भारत ने अब कई रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें भारत में ही बनाया जा रहा है। आलम यह है कि एक जमाने में दुनिया में हथियारों का बड़ा खरीदार रहा भारत अब दुनिया के 20 से ज्यादा देशों को हथियार सप्लाई करता है। यानी कहा जाए तो भारत के पास अपना रुपे कार्ड, अपना यूपीआई सिस्टम, अपना डिजिटल करेंसी, अपना सर्च इंजन, अपना सैटेलाइट नेटवर्क, अपने रक्षा उपकरण और अपना एसेट नेटवर्क मौजूद है, जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और आत्मनिर्भरता सोच की वजह से भारत मौजूदा दौर में किसी भी विदेशी मुल्क के हाथों की कठपुतली नहीं बनने वाला। रूस और यूक्रेन की जंग में यह तो साबित हो चुका है कि पुतिन ने रूस को बेहद ताकतवर बनाकर खुद को शानदार प्रशासक तो साबित कर दिया, लेकिन दूरदृष्टि वाली सोच के अभाव में वो रूस को भविष्य के लिए मोदी से ज्यादा बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा अब रूस को भुगतना पड़ रहा है। जबकि मोदी की अगुवाई में भारत ने दूरदृष्टि अपनाते हुए एक दशक के भीतर ही यूपीआई, रुपे और भीम जैसे सरकारी डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार कर लिए। हालांकि दुखद यह है कि देश के ज्यादातर लोग इनका उपयोग प्राथमिकता के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि किसी दूसरे विकल्प के तौर पर इनका इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है विदेशी ऐप ज्यादा सुविधाजनक हो, लेकिन विकट की घड़ी में जो अपना है वही काम आएगा। इसी तरह कोरोना काल में भी कोरोना ने अपने देश में कोरोना की वैक्सीन बनाकर दुनिया के 105 देशों को सप्लाई करके उनकी मदद की। भारत दवाएं बनाने के मामले में भी दुनिया में अव्वल है। भारत को दुनिया के फार्मेसी भी कहा जाता है और यहीं पर दुनिया के 60% टीके भी बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हो रही परिस्थितियां भारतीयों की आंखें भी खोल देंगी और हम अपने प्रधानमंत्री के विजन के हर कदम के साथ कदम मिलाते हुए उनकी सोच को मीलों आगे ले जाकर आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर पाएंगे।